बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली। क्या पढ़ना है? गैलीलियो गैलीली। दैट इज़ द नेम ऑफ आवर ड्रामा इन पार्ट 2। अनपॉपुलर एक्यूट एकेडमी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप सबका खैर मकदम है। इस ड्रामा को लिखा है बर्टोल्ड ब्रैकेट ने। बर्टोल्ड ब्रैकेट, he was born in 1898. Overall you can say that he was a figure of 20th century. 20th century का फिगर है। He was from Germany. ये ड्रामा गैलीलियो की, जो कि एक मैथमेटिशियन था जिसने टेलीस्कोप इन्वेंट की थी, उसकी ज़िंदगी पर लिखा गया ड्रामा है। आप हैरान होंगे कि ये ड्रामा किस तरह दिलचस्प हो सकता है। तो मैं आपसे पहले बता दूं कि ये ड्रामा वाकई दिलचस्प नहीं है, बट अपने स्पेक्ट्रम में, अपने मैकेनिज्म में बहुत ग्रैंड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने मेथड और मैकेनिज्म में, बनावट में बहुत बड़ा ड्रामा है। इनकलाब है एक, ड्रामा की दुनिया में इनकलाब है एक। कैसे, ये डिबेट हम आगे बढ़ाते हैं तो गुफ्तगू करते हैं। पहले मैं बात करता हूं बर्टोल्ड ब्रैकेट की। वो चाइना गया, वो इंडिया आया, वो जापान गया, आयरलैंड गया, अमेरिका गया, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में गया और उसने जाकर वहाँ पर प्रैक्टिकली थिएटर को एनालाइज किया। थिएटर जहाँ पर ड्रामा चलता है उसको एनालाइज किया, उसका मैकेनिज्म देखा, उनके मेथड देखे, उनके तरीक़ाकार देखे, और बहुत कुछ लर्न करने के बाद उसने अपना एक थिएटर इन्वेंट किया, यानी कि ड्रामा को प्रेजेंट करने का एक तरीका इन्वेंट किया जिसको कहते हैं एपिक थिएटर। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि बर्टोल्ड ब्रैकेट का जो ड्रामा लिखने का स्टाइल है, ड्रामा को प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। या प्रीवियस जो स्टैंडर्ड ड्रामा था उससे डिफरेंट है। मेरी बात आप फॉलो नहीं कर रहे। देखो, पहले ड्रामाटिस्ट कौन था? सोफोक्लिस ड्रामाटिस्ट है। अच्छा, फिर ड्रामाटिस्ट हम एस्किलिस ड्रामाटिस्ट है, क्रिस्टोफर मार्लो है, शेक्सपियर है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, इब्सन है। ये ड्रामाटिस्ट आए हैं ना सारे। इनकी जो भी टेक्निक थी, ब्रैकेट की टेक्निक इनसे सबसे डिफरेंट है और इन सबसे बेहतर है। क्लियर? कैसे बेहतर है ये गुफ्तगू हम करते रहेंगे जब तक हम बर्टोल्ड ब्रैकेट को डिस्कस करते रहेंगे। तो बर्टोल्ड ब्रैकेट, ही वॉज क्वाइट लर्नड पर्सन। उसने कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा था। कार्ल मार्क्स का जब नाम आता है तो उसका मतलब ये है कि कलेक्टिव हैप्पीनेस। कार्ल मार्क्स की जहाँ पर बात आएगी तो मतलब होगा लेबर क्लास के बारे में कोई बात। कार्ल मार्क्स की जब बात आएगी तो इसका मतलब होगा सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल इंस्टेड ऑफ किंग एंड क्वीन, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल की कार्ल मार्क्स की बात आएगी तो आपके जहन में आना चाहिए इकोनॉमिकल रिफॉर्म, के गरीब अमीर को बराबरी का कोई उनकी काबिलियत के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। कार्ल मार्क्स की जब बात आएगी तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म के खिलाफ कोई बात, सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ कोई बात, डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई बात, मे बी। अच्छा, तो कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस था। कार्ल मार्क्स को स्टडी भी किया हुआ है बर्टोल्ड ब्रैकेट ने। ये बात भी क्लियर होगी। इसका मतलब है कि उसकी ड्रामा की टेक्निक इस तरह की होगी, ड्रामा का थीम इस तरह का होगा जिसमें कॉमन मैन की बात होगी, जिसमें कॉमन मैन की सफरिंग की बात होगी। ये भी हमें वाज़ेह हो गया। तो जब कॉमन मैन की सफरिंग की बात करेंगे तो सबसे पहला इशू आएगा कि कॉमन मैन की ट्रेजेडी भी उतनी ही खौफनाक, उतनी दिल दहला देने वाली है जितनी कि दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी किसी किंग की होती है, जैसे कि इडिपस रेक्स। मैं बातें बहुत सारी करूँगा, समझना है आपने, हैं? अब यहाँ से बातें शुरू हो गई हैं हमारी, असल बात है सीखने वाली। ओके,
अब इससे हमें अंदाज़ा हुआ बर्टोल्ड ब्रैकेट ही वॉज लर्न पर्सन, कार्ल मार्क्स को पढ़ा हुआ है, और वो ट्रेजिडी ड्रामा जो लिखेगा वो क्वाइट मॉडर्न होगा। ट्रेजिडी ड्रामा जो कहेगा वो किसी कॉमन मैन के बारे में होगा। ट्रेजिडी ड्रामा जो कहेगा उसके अंदर फरासत होगी, उसके अंदर इल्म होगा, उसके अंदर थिंकिंग होगी, थिंकिंग होगी, थिंकिंग होगी। मैंने 3 दफा कहा है थिंकिंग होगी। कैसे थिंकिंग होगी? ड्रामा के जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, जो ड्रामा देख रहे हैं, जब ड्रामा सामने चलेगा तो वो साथ साथ थिंक करते जाएंगे। What will be the enjoyment of these spectators? The enjoyment of spectators is thinking. जब आप चाय की टेबल पर बैठे होते हैं, आप दोस्त बातें कर रहे होते हैं, तो आप क्या बातें कर रहे होते हैं? आप मुल्क पर तबसरा कर रहे होते हैं। एट द स्पॉट यू आर थिंकिंग। आप थिंक करते जाते हैं, कहते जाते हैं, थिंक करते जाते हैं, कहते जाते हैं, आर्गूमेंट देते जाते हैं, और आप डेली चाय की टेबल पर इकट्ठे हो जाते हैं और घंटों बैठकर बहस मुबहसा क्यों करते हैं? एक्चुअली यू आर एंजॉयिंग यूर थिंकिंग। तो इसका मतलब है इंसान थिंकिंग को एंजॉय करता है। ये थिएटर, एपिक थिएटर भी ऐसा थिएटर है जहां पर ऑडियंस जाते हैं क्या करने के लिए? थिंक करने के लिए। वो सामने ड्रामा को देखते हैं और सोचते हैं। देयर शोल्डर्स एंड नेक इज रिलैक्स। स्पेक्टेटर की शोल्डर और नेक रिलैक्स रहती है, इजी रहती है। जब हमने ये सोचा कि क्यों बर्टोल्ड ब्रैकेट ने गैलीलियो गैलीली सेलेक्ट किया, गैलीलियो गैलीली वाकई बोर्ड ड्रामा है, क्योंकि उसके अंदर को बहुत बड़ी बड़ी ना कोट्स हैं, ना एडवाइसेस हैं, ना फिलॉसफी है डीप, और ऐसा इवेंट है जिसका आपको पहले से पता है। नहीं, बात नहीं समझे मेरी। गैलीलियो गैलीली की ज़िंदगी किसी से छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तानियों से छुपी हुई ज़रूर हो सकती है, लेकिन दुनिया से छुपी हुई नहीं है। हर शख्स जानता है कि गैलीलियो गैलीली की ज़िंदगी कैसे थी, और वो मैथमेटिशियन था, टेलीस्कोप उसने बनाई थी, उसका रहन सहन कहना था। उसके ऊपर जिस शख्स के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है उसको सारे जानते हैं, उसके ऊपर ड्रामा बनाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है कि उसने एक टेक्निक वाज़े करनी थी। क्या टेक्निक? अगर वो ऐसा ड्रामा लिखता है जिस तरह के इडिपस रेक्स है, जिसके अंदर सस्पेंस है, डाउट है, फेट है, सारे ऑडियंस बैठ के सोच रहे हैं आगे क्या होगा, तो उसके मकासद उस ड्रामे के कोई और हो जाते हैं। जब आपको पता होगा कि इसके आगे ये होना है, ये हुआ था, तो देन यू विल नॉट कीप योर आई ऑन द एंड ऑफ द ड्रामा। ड्रामे के एंड पर आप नजर नहीं रखेंगे, आप तजस्सुस में नहीं पड़ेंगे। तो गैलीलियो गैलीली ड्रामा इस तरह से है जिसमें आप इजी रहते हैं, आपको अगले एपिसोड या अगली किस्त या अगले सीन की कोई तजस्सुस नहीं होता, आप इजी बैठ के थिंकिंग करते हैं। अगर आपको इस चीज़ से अवेयर हैं, इस टेक्निक से कि आपने थिंकिंग करनी है, तो देन आप वालेकुम अस्सलाम, तो देन आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ड्रामा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ड्रामा बोर भी होगा, लेकिन वो ड्रामा बोर उस वक्त नहीं होगा जब आपको टेक्निक से अवेयर होंगे। ओके, तो देन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ गैलीलियो गैलीली इन लाइन एंड लेंथ। गैलीलियो गैलीली ड्रामे में क्या हुआ है, मैं इसका प्लॉट डिस्कस करूँगा। प्लॉट डिस्कस करने के बाद फिर मैं बताऊंगा इस ड्रामे को ऑब्ज़र्व कैसे करना है, इस ड्रामे में क्या क्या देखना है, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामे के अंदर सबसे अहम चीज़ टेक्निक है, और टेक्निक को किस किस तरह क्या क्या डिफरेंस है इस टेक्निक का पिछली ड्रामों की टेक्निक से। पिछले ड्रामाज जो हैं उनकी टेक्निक में और इसकी टेक्निक में क्या डिफरेंस है, यानी कि वो जो अरिस्टोटेलियन थिएटर है उसमें और वो जो एपिक थिएटर है उसमें क्या फ़र्क है। फिर ये एपिक थिएटर में ये टेक्निक क्यों इस्तेमाल की गई हैं, इनका क्या फ़ायदा है, और ये टेक्निक कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं। मेरे ख्याल में मैं बहुत कुछ कह गया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ है कहने के लिए। ओके, मैं चुप नहीं करूँगा। तो
आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द गैलीलियो गैलीली। व्हाट इज इन गैलीलियो गैलीली? ड्रामा। ड्रामा जो ही स्टार्ट होता है, हम सबसे पहले गैलीलियो गैलीली को अपने घर के अंदर डोमेस्टिक देखते हैं, वो नहा रहा होता है। फिर पता चलता है कि गैलीलियो गैलीली ये साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, और ये पाडुआ यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर्स भी देता है, और ये घर में रिसर्च भी करता है स्टार्स के ऊपर, प्लैनेट्स के ऊपर, मून और अर्थ के ऊपर। ये किसी चीज़ को प्रूव करना चाहता है। इसके साथ इसका एक शागिर्द भी है जिसका नाम है एंड्रिया। क्या नाम है? एंड्रिया। ये इसका स्टूडेंट है, 11 ईयर और 10 ईयर्स ओल्ड है। ये स्कूल जाने वाला बच्चा है। लेकिन गैलीलियो का ख्याल ये है कि अगर वो एंड्रिया को अपने नज़रियात समझाने में कामयाब हो जाता है प्लैनेट्स के बारे में, तो वो कामयाब हो जाएगा अपने माशरे के कॉमन पीपल को समझाने में भी। इसीलिए वो अपनी हर नई तहकीक को एंड्रिया के साथ शेयर करता है, उसे अपना दोस्त समझता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। ये जिस घर में रहता है, ये घर गैलीलियो गैलीली का अपना नहीं है, ये मिसेस सार्टी का घर है। सार्टी। तो अंदाज़ा होता है कि मिसेस सार्टी इज़ इलेजिटिमेट या इलीगल वाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली। तो जो वैसे साइंटिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं, स्कॉलर होते हैं, उनकी इस तरह की सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये फैक्ट है एक व्हाट्सएवर। अब यहाँ पर हमें पता चलता है गैलीलियो गैलीली एक ऐसी चीज़ को प्रूव करने जा रहा है, ऐसी थ्योरी प्रूव करने जा रहा है जो कि बैंड है ऑलरेडी। इस माशरे में, ये 17th सेंचुरी के माशरे में, अर्ली 17th सेंचुरी है ये। इस दौर के अंदर रिलीजियस तबका इंतहाई स्ट्रांग है, पोप इंतहाई स्ट्रांग है। बाइबल का नज़रिया ये है, स्टार्स, प्लैनेट्स और ज़मीन की जब बात करते हैं, बाइबल ये कहती है अर्थ इज स्टैटिक, अर्थ ठहरी हुई है और पूरी कायनात इसके गिर्द हरकत कर रही है, इसके गिर्द घूम रही है। इट्स मीन दैट द अर्थ इज़ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग समथिंग। तो रिलीजियस बाइबलिकल नज़रिया ये हुआ कि अर्थ स्टैटिक है और पूरी कायनात घूम रही है। इसका मतलब है कि ज़मीन मजबूत है, स्ट्रांग है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इज़ दैट। इतनी वसी और अरीज जिसकी एक्सट्रीम्स का पता ही नहीं है, इतनी बड़ी कायनात में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिर क्या है? अर्थ है, क्योंकि अर्थ के गिर्द पूरी कायनात घूम रही है। नज़रिया ये है, बाइबलिकल रिलीजियस नज़रिया ये है। लेकिन गैलीलियो गैलीली चाहता है, गैलीलियो गैलीली ये प्रूव करना चाहता है कि अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग विद अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अर्थ इज नॉट स्टैटिक, अर्थ वो भी प्लैनेट के साथ हरकत कर रही है, वो ये प्रूव करना चाहता है। तो इसका हमें पता चलता है, ये जो नई थ्योरी ये बता रहा है जिसमें ज़मीन गर्दिश कर रही है, ठहरी हुई नहीं है और इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस थ्योरी को कहते हैं कॉपरनिकस थ्योरी। क्या कहते हैं? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस वाज अ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन इन 14 और 15 सेंचुरी। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड का हमें अंदाज़ा होता है, हम ज़रा बैकग्राउंड देखते हैं। ये कॉपरनिकस थ्योरी क्या थी और इसके साथ क्या हुआ था। कॉपरनिकस ने आकर कहा, उसने कहा अर्थ स्टैटिक नहीं है, अर्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग विद अदर प्लैनेट्स। जब उसने ये बात मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश की तो कॉपरनिकस को पोप, मंक्स, इम्पोस्टर्स, इन्होंने मिलकर उसको नज़रबंद कर लिया, बैन कर दिया उसे कि ये ना रिसर्च करेगा, ना लिखेगा, ना बोलेगा, और इसकी राइटिंग सारी ख़त्म कर दी जाए। लेकिन कॉपरनिकस थ्योरी बाहर आ चुकी थी। पोप को और रिलीजियस तबके को और किंग को इससे क्या ख़तरा था? इस बात से
देखो बेटा, ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल फिनोमिना था। अर्थ पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है, ठहरी हुई है। अर्थ जब पूरी कायनात में इंपॉर्टेंट कंसीडर होती है तो अर्थ पर मौजूद तमाम इंसानों में से वैसे ही पोप सबसे स्ट्रांग और ताकतवर कंसीडर किया जाता है। कायनात किसने बनाई? गॉड ने। अर्थ किसने बनाई? गॉड ने। अर्थ को किसने सिलेक्ट किया सबसे इंपॉर्टेंट होने के लिए? जमीन के ऊपर इंसान है और फिर पोप इज द सिलेक्टेड पर्सन ऑफ गॉड। तो तमाम इंसानों पर लाजिम है कि वो पोप और किंग की गिरद चक्कर लगाएं, उन्हीं की बातें माने, उन्हीं को फॉलो करें। तो किंग और पोप अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। जब किंग और पोप अथॉरिटेटिव होते हैं, अगर ये थ्योरी रिजेक्ट होती है और मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है कॉपरनिकस वाज राइट, देन व्हाट विल हैपन? फिर तो जमीन सब स्टार्स के साथ, प्लैनेट्स के साथ घूमना शुरू करेगी। अर्थ जो ही घूमेगी तो पोप भी तमाम कॉमन मैन के साथ घूमना शुरू हो जाएगा, किंग भी कॉमन मैन हो जाएगा। और जब किंग की पिंडलियों पर से वो सुनहरी कपड़ा ऊपर उठेगा तो नीचे लोगों को पता चल जाएगा इसकी भी वैसी ही शंस हैं, इसकी वैसी ही पिंडलियां हैं जिस तरह के कॉमन मैन की, एक मछेरे की, एक कारपेंटर की पिंडलियां होती हैं। क्लियर? तो ये थ्योरी कंट्रास्ट करिए पोप और किंग, पॉलिटिक्स एंड पोस्टर्स, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस थ्योरी। तो 14-15 सेंचुरी में जब आ गया कौन? कॉपरनिकस। थ्योरी क्या थी? जमीन स्टैटिक नहीं है, घूम रही है। जब ये नजरिया आया तो इससे पोप और किंग खतरे में पड़ गए। उन्होंने इसीलिए इस थ्योरी को बैन कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये थ्योरी आ जाती, इसका फायदा क्या होता? एक तो डेमोक्रेटिक नजरिया आ जाता, इक्वालिटी आ जाती। दूसरी बात यह कि ट्रेड करने वाले जो बिजनेसमैन हैं, जो शिप के ऊपर जाते हैं, उनको फायदा एक होना था, क्योंकि वो एक लंबे सफर करते थे। इस थ्योरी के सामने आने से उनके सफर भी छोटे हो जाते, ये भी एक फायदा था। कॉपरनिकस के आने से पहले लोगों का क्या ख्याल था, या कॉपरनिकस के दौर में लोगों का क्या ख्याल था दुनिया के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का ये ख्याल था कि ये ज़मीन एक प्लेट की मानद है, समंदर भी यहाँ प्लेट के ऊपर मौजूद हैं और खुश्की भी मौजूद है। और वो सोचते थे अगर हम इस समंदर में दूर तक ट्रैवल करेंगे शिप के अंदर तो हम खला में नीचे गिर जाएंगे। क्लियर? बहरहाल कॉपरनिकस ने कहा कि अर्थ इज मूविंग, रिवॉल्विंग विद अदर प्लैनेट्स। नज़र बंद हो गया। फिर 50-60 साल के बाद एक शख्स आया जिसका नाम था ब्रेनो। व्हाट वाज? ब्रेनो। मुंह भर कर गए ब्रेनो। ओके, ब्रेनो ने कहा कॉपरनिकस वाज राइट। जब ब्रेनो ने यह जुर्रत की कि कॉपरनिकस वाज राइट तो ब्रेनो को जिंदा जला दिया गया था। वो सारी जस्टिस बैठे, पोप बैठे, पास्टर बैठे, उन्होंने पनिशमेंट किया और उन्होंने उसे जला दिया। नाउ आफ्टर सम years, 50 years later, now Galileo Galilei is also going to prove the same thing, Copernicus theory। उसी थ्योरी को वो प्रूव करना चाहता है मैथमेटिकली। तो उसके लिए वो लॉजिक देता है, समझाता है और बताता है कि सूरज हरकत नहीं करता बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। और बुक के स्टार्ट में इस थ्योरी को वाज़ेह भी करता है। उसके बाद चैप्टर पर चैप्टर पाइल होता जाता है, बहुत सारे चैप्टर आगे आते जाएंगे और आपको उसके अंदर कोई इंटरेस्टेड चीज़ नहीं मिलेगी सिवाय पहले दूसरे चैप्टर के, या एंड के कोई बीच में एक आध चैप्टर आ जाएगा सॉन्ग्स के साथ। लेकिन उन चैप्टर्स में क्या होगा कि वेरी इजी शोल्डर के साथ बताया जा रहा होगा कि गैलीलियो गैलीली अपनी रिसर्च को लेकर किंग के सामने पेश हुआ है।
गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप बना ली है। गैलीलियो गैलीली किंग को टेलीस्कोप गिफ्ट कर रहा है और कह रहा है कि इसको वार के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन असल उसका मकसद ये है कि इस टेलीस्कोप को लोगों में पहुंचना चाहिए और लोग फिर ऊपर आसमान पर देखें कि चांद वाकई हरकत करता है, ज़मीन कैसे हरकत करती है, प्लानट्स की हरकत किस तरह से है। वो पास्टर्स के सामने जाता है, पोप के सामने जाता है, बिल आखिर वो सारे लोग, पास्टर, पोप, किंग, सारे मिलकर गैलीलियो गैलीली को बैन कर देते हैं कि ये थ्योरी गलत है और गैलीलियो गैलीली को कहते हैं या तो तुम सरेंडर कर दो, उसे कहते हैं रैकेंट, या तुम रैकेंट कर दो, हाथ खड़े कर दो कि जी मैं आज के बाद मैंने जो कुछ लिखा है गलत लिखा है, आज के बाद मैं इस तरह की थ्योरी ना गुफ्तगू करूँगा, ना मैं वो थ्योरी के बारे में कुछ कहूँगा और ना ही मेरा इस तरह का कोई हुआ है। या तुम रैकेट कर दो, अदरवाइज हम तुम्हारे नेल खींच लेंगे, हम तुम्हें मारेंगे। उसे वो इंस्ट्रूमेंट दिखाए जाते हैं जिनसे उसे पनिशमेंट की जा सकती थी। तो बाहर लोग इकट्ठे हैं, ट्रेडमैन भी सोच रहे हैं, एंड्रिया भी बड़ा हो गया है, वो भी सोच रहा है, और सारे एट द एंड ऑफ द ड्रामा सारे सोच रहे हैं कि गैलीलियो गैलीली रैकेंट करेगा या नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ देम इंक्लूडिंग वी, यू एंड आई, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट गैलीलियो गैलीली इतना बड़ा साइंटिस्ट है और वो सच्चाई से रैकेंट नहीं करेगा, सरेंडर नहीं करेगा, वो तर्क नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे मारना है मार डालो, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये सच है। लेकिन अंदर जब बाहर आता है तो ये न्यूज़ आती है कि गैलीलियो गैलीली ने सरेंडर कर दिया है, रैकेंट कर दिया। उसने कहा है मैंने जो कुछ कहा है झूठ है, गलत है, बकवास है, बहरहाल मुझे मारो ना, मेरी जान छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। क्लियर? इस बात पर एंड्रिया भी नाराज़ होता है, उसका स्टूडेंट, और बहुत सारे उसके फॉलोअर भी नाराज़ हो जाते हैं और गैलीलियो गैलीली को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और फिर कई अरसे के बाद एंड्रिया गैलीलियो गैलीली से मिलने के लिए जब आता है उसके रूम में, तो गैलीलियो गैलीली ने बहुत कुछ लिखा हुआ होता है पेपर्स पर। वो सारे पेपर का पूरा बॉक्स वो उठा कर देता है किसे? एंड्रिया को, और एंड्रिया उसे लेकर किसी और शहर चला जाता है या किसी और स्टेट में चला जाता है। तो ड्रामा इस तरह एंड हो जाता है। दिस इज अ ड्रामा ऑफ प्रोसेस। इस ड्रामे में आप एंड पर आंख नहीं रखते, ड्रामे के प्रोसेस पर आंख रखते हैं। जो अमल हो रहा है स्टेज के ऊपर उसको आप कंसीडर करते हैं, उसको आप देखते हैं, उसको आप इंजॉय करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। आप सोचें अगर गैलीलियो गैलीली सरेंडर ना करता, वो मौत कबूल कर लेता, तो क्या होता? गैलीलियो गैलीली ने नज़रबंद होने के बाद जो बहुत सारा वर्क लिखा है उससे हम तुम महरूम हो जाते, दुनिया महरूम हो जाती। तो दैट वाज अ रेशनल डिसीजन, अकली डिसीजन था। ओके, सो होल ड्रामा इज रेशनल ड्रामा, होल ड्रामा इज अबाउट द wisdom, thought, these things were over there. Okay. Now, अब आपने ड्रामा को ये थोड़ा सा आपने इसका प्लॉट देख लिया। प्लॉट देखने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इस ड्रामा को, ड्रामा के स्टेज पर प्रेजेंट कैसे किया गया, ड्रामा के स्टेज पर कैसे प्रेजेंट किया गया और लोगों ने इसे किस नज़र से, किस अंदाज से देखा। ओके, अब इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अरिस्टोटेलियन थिएटर को। आपको एक बुक पढ़ाई जाएगी पार्ट 2 के अंदर, उसका नाम होगा पोएटिक्स। पोएटिक्स की बातें आप पहले भी सुन चुके हैं, पोएटिक्स के कोई ना कोई ग्लिम्स आपने ज़रूर पहले सुने होंगे। जब अरिस्टोटल पोएटिक्स में क्या बताता है, ट्रेजेडी ड्रामे की वजाहत करता है कि ट्रेजेडी ड्रामा कैसे होना चाहिए। अरिस्टोटल कहता है ओके, अरिस्टोटल ट्रेजेडी ड्रामे की डेफिनेशन यूँ करता है, यू कैन टेक योर रजिस्टर एंड यू कैन नोट डाउन सम पॉइंट्स। पहली बात वो कहता है कि ट्रेजेडी ड्रामे का प्लॉट वेल निटेड होना चाहिए, मीन के प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड होना चाहिए। ट्रेजेडी ड्रामे के अंदर फेट का अमल दखल होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, ट्रेजेडी ड्रामे का हीरो जो है वो बेटर देन कॉमन मैन होना चाहिए, बेटर देन एवरेज मैन होना चाहिए, मीन के किंग, ड्यूक,
जनरल, समथिंग बेटर पर्सनैलिटी होना चाहिए। ड्रामा के अंदर, करैक्टर के अंदर फलाह होना चाहिए, ट्रेजिक फलाह, कोई ना कोई कमजोरी होनी चाहिए। अरिस्टोटल कहता है फिर इस फलाह की वजह से, इस हमार्टिया की वजह से लोगों के अंदर कैथारसिस होना चाहिए, मीन के पिटी एंड फेयर ऑडियंस में से आना चाहिए, ऑडियंस में से पिटी एंड फेयर आना चाहिए। तो हम वाज़ेह होगी बात कि ड्रामा इस अंदाज से होना चाहिए कि ऑडियंस सारी की सारी उस स्टेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। मैं फिर दोहरा दूं, ड्रामा इस अंदाज से होना चाहिए कि स्टेज पर जो ड्रामा हो रहा है उसके अंदर सारी ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाए। वो किस वक्त इन्वॉल्व होगी? जब करैक्टर बहुत हाई स्टेटस का होगा, जब प्लॉट वेल निटेड होगा, जब उसके अंदर तजस्सुस होगा, तो सारी आवाम उसी पर आंख रख के बैठेगी। और सबसे अहम बात, स्टेज का एटमॉस्फेयर इस अंदाज से होगा कि सबको लगेगा दैट इज ओरिजिनल समथिंग, नो इमिटेशन। ऐसे लगेगा जैसे ओरिजिनल सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर लाइटिंग वैसी की जाएगी, वहाँ पर घरों को वैसे बनाया जाएगा, वहाँ पर अगर महल बनाना है वो वैसे बनाया जाएगा। वहाँ पर जो एक्टर्स होंगे दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू परफॉर्म लाइक द रियल कैरेक्टर। वो ऐसे परफॉर्म करेंगे, अगर कोई शख्स किंग का रोल परफॉर्म कर रहा है तो वो ऐसे परफॉर्म करेगा जैसे हकीकत में वाकई वो किंग है, ताकि आवाम उसको देखकर उसके ना इन्वॉल्व हो जाए। और सबसे अहम बात कि इंसान के अंदर के इमोशंस बाहर आए। सप्रेस्ड इमोशन जब बाहर आए तो इंसान रोए, पिट्टी करे, फियर उसको हो कि हाय मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसी ट्रेजेडी मेरे साथ ना हो, और पिट्टी भी करे कि इसके साथ क्या हो गया। और जब वहां से उठकर जाएगा, रोते हुए जाएगा, तो पिट्टी एंड फियर की वजह से रोता हुआ जाएगा तो उसका दिल हल्का हो जाएगा। रोना एक एंजॉयमेंट है, फेयर भी एक एंजॉयमेंट है। तो अरिस्टोटेलियन ड्रामे की डेफिनेशन हम यूं करेंगे, ऐसा ड्रामा जिसके अंदर इंसान पागल और बेवकूफ बन के घर वापस आते हैं, रोकर, खौफ से, खौफ और रो धोकर वो वापस आते हैं और कहते हैं कि हमारा दिल अब हल्का हो गया है। और वहां पर एक मॉरल लेसन भी आपको मिलता है ट्रेजेडी में कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और ऑडियंस उस ड्रामे की स्टेज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो अरिस्टोटेलियन ड्रामा इंसान को जहाँ पर लाइट हार्ट देता है, जहाँ पर उसके इमोशन का अखराज देता है, वहाँ पर उसको डंब कर देता है, उसे ब्लाइंड कर देता है, उसको सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता है, उसे फूल बना देता है। वेरी सिंपल डेफिनेशन हो गई है, वाज़ेह हो गया है। और ये बावर हो जाता है अरिस्टोटेलियन ड्रामा के अंदर कि ट्रेजेडी की अहमियत सिर्फ और सिर्फ किंग्स और ड्यूक्स के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक किंग के साथ या एक विलन के साथ अगर 10-15 और उसके फॉलोअर भी मर जाते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके घर में सफ़े मातम कैसे बिछा है इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न किस चीज़ से है कि किंग या विलन से जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। तो देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन विद द कॉमन मैन और स्पेक्टेटर। क्लियर? ये अरिस्टोटेलियन ड्रामा था। मैं दोबारा अरिस्टोटेलियन ड्रामे को पैकअप करता हूं। अरिस्टोटेलियन ड्रामा वो ड्रामा होता है जिसमें कैथारसिस होते हैं, पिटी एंड फेयर होता है, जिसमें इंसान बेवकूफ़ बन के घर वापस आ जाता है। अरिस्टोटेलियन ड्रामा में इंसान स्टेज का मंजर देखकर, स्टेज की सारा मंजर कशी देखकर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और समझता है ये ओरिजिनल है। अरिस्टोटेलियन ड्रामा में करैक्टर इस तरह से एक्टिंग करते हैं या एक्टर्स इस तरह से एक्टिंग करते हैं जैसे वो रियल में वहीं हों, जिससे ऑडियंस स्टेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और तमाम तर फेयर्स और तमाम तर सफरिंग्स वो खुद फील करते हैं जो कि वहाँ करैक्टर फील कर रहे होते हैं। सो
ऑडियंस और ड्रामे की स्टेज पर ठहरे हुए एक्टर्स के दरमियान कोई फर्क फासला नहीं रह जाता। इंसान अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करने लग जाता है कि ये हीरो मैं ही हूं, मेरे जैसा है, और अपने आप से आइडेंटिफाई कर बैठता है। अरिस्टोटेलियन ड्रामे के अंदर कोई थिंकिंग नहीं है, सोच विचार नहीं है। क्लियर? अरिस्टोटेलियन ड्रामे में कॉमन मैन की ट्रेजेडी नहीं होती। अब आते हैं एपिक थिएटर की तरफ या ब्रैक्टियन ड्रामा। बर्टोल्ड ब्रैकेट किस तरह का ड्रामा लिखता है? बर्टोल्ड ब्रैकेट ड्रामा जब कहते हैं स्टार्ट हो, अब देखिए बातें सुनिएगा सारी इसकी, और ये नोट डाउन करने की हैं, और यही आपका सबसे बड़ा सवाल है। एपिक थिएटर इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, और हर दफ़ा एक ही सवाल आता है, यही सवाल आता है, और पूरा ड्रामा पढ़ने के बाद इसी का कंक्लूजन निकालना है कि वाकई ये जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, वाकई ये टेक्निक अच्छी है या कितनी अच्छी है। वो कहता है ड्रामे जब स्टार्ट हो, ऑडियंस आकर बैठे, पहली बात है कि मेरे ड्रामे के अंदर, मेरे थिएटर के अंदर, मेरे एपिक थिएटर में मैंने जो ड्रामा लिखा है, इस ड्रामे को जब आप डिस्प्ले करेंगे, कहीं भी डिस्प्ले करें, चाइना में करें, अमेरिका में करें, जर्मनी में करें, कहीं भी करें, जहाँ पर ये ड्रामा डिस्प्ले किया जाएगा, उस ड्रामा के, उस थिएटर का नाम, उस थिएटर को कहा जाएगा एपिक थिएटर। जहाँ मेरा ड्रामा चलेगा वो एपिक थिएटर में चलेगा। बेशक मेरे थिएटर का नाम है अनपॉपुलर थिएटर, वहाँ पर जब वो ड्रामा चलेगा गैलिलियो गैलिली, तो हम कहेंगे ये एपिक थिएटर का ड्रामा चल रहा है, क्योंकि एपिक थिएटर इसकी शनाख्त है, इसका नाम है इस कैटेगरी के ड्रामे का। तो बर्टोल्ड ब्रैकेट कहता है ये एपिक थिएटर है, और मेरे एपिक थिएटर में जब आके लोग बैठेंगे, जब ऑडियंस आके बैठे तो ऑडियंस 10, 15, 20 मिनट पहले आकर बैठ जाए ड्रामा से स्टार्ट होने से। तो जो पर्दा है, स्टेज का पर्दा है, वो तकरीबन 3 से 4 फुट या 3 फुट या 2.5 फुट ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। जबकि आप स्टेज के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्रामा की, ऑडियंस आके बैठ गए हैं, पर्दा फुली नीचे नहीं गिरना चाहिए, बल्कि पर्दा 2 फुट 3 फुट ऊपर होना चाहिए। क्यों? ताकि ऑडियंस देख सकें कि पीछे ड्रामा की प्रिपरेशन हो रही है, समथिंग ओरिजिनल इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, ताकि ऑडियंस पहले से ज़हनी तौर पर प्रिपेयर हो कि ये एक ड्रामा चलने वाला है, ताकि ऑडियंस और स्टेज के दरमियान फासला कायम रहे, ताकि ऑडियंस और कैरेक्टर्स के दरमियान फासला कायम रहे, ताकि ऑडियंस और ड्रामे के प्लॉट के दरमियान फर्क रह जाए। लोग पहले से सोच रहे हैं को ये तो ड्रामा है, ये तो देखो तैयारी कर रहे हैं, वो देखो नीचे से टेबल घसीट रहे हैं, वो देखो नीचे से 4 आदमी ठहरे, 5 ठहरे, बातों की आवाज़ भी आ रही है। ये वाई दैट वाज टेक्निक, सो दैट लोग ये सोच कर बैठे कि वी आर गोइंग टू वॉच अ ड्रामा। पहली टेक्निक उसकी। पर्दा उठा तो वो कहता है कि ये जो लाइट्स हैं, सपोज डे लाइट है या इवनिंग लाइट है, जो स्टेज के ऊपर छुपा कर रखे होते हैं, भाई रात का मंजर शो करना है तो इस तरह की लाइट्स देनी है, दिन का मंजर शो करना है तो इस तरह की लाइट्स देनी है। वो कहते हैं वो जो लाइट आप फेंकते हैं स्टेज के ऊपर डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट मूड्स की, उन लाइट्स के हैंगर, होल्डर्स वो छुपे हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि वाज़े बाहर की तरफ ठहरे होने चाहिए। आप दिन का मंजर दिखाना चाहते हैं, लाइट पड़ रही है, दिन की ब्राइट रोशनी सूरज की पड़ रही है, तो वो जो लाइट फेंकने वाले होल्डर्स हैं, बल्ब हैं, वो बिल्कुल बाहर निकले हुए हों, वाजे हों, ताकि पता चले कि दैट इज ड्रामा, ये आर्टिफिशियल लाइट है। किसी तरह से भी वो कहता है कि मेरे ऑडियंस जो हैं, किसी तरह भी मेरा ऑडियंस जो है वो स्टेज के अंदर इन्वॉल्व ना होने पाए। ये मत सोचे कि ये स्टेज जो है ये ओरिजिनल समथिंग है। दे मस्ट कीप इन देयर माइंड दैट इज जस्ट अ ड्रामा, नॉट समथिंग ओरिजिनल गोइंग टू हैपन। तो उसी वक्त होगा, अगर इवनिंग का मंजर आप दिखा रहे हैं तो इवनिंग के मंजर में अगर आपके होल्डर्स बाहर ठहरे हुए हैं तो डेफिनेटली इन योर माइंड दैट विल बी कि देयर इज आर्टिफिशियल लाइट ऑफ इवनिंग। द एक्टर्स एंड द dramatist want to show that that is evening, want to show that that is evening। ये ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ये इवनिंग है, इवनिंग दिखाई जा रही है, इवनिंग है नहीं।
इवनिंग क्रिएट की जा रही है आर्टिफिशियलिटी के साथ, तो ताकि उस इवनिंग के अंदर, उस कलर के अंदर ऑडियंस डिस्टेंस पर रहे। ऑडियंस समझते हैं ना, ड्रामा देखने वाले स्पेक्टेटर उसे कहते हैं। दूसरी बात हो गई, एक्टर की बात करता है। वो कहता है एक्टर जो है वो एक्टिंग इस अंदाज से करें कि अगर वो डॉक्टर की एक्टिंग कर रहा है एक शख्स, तो वो डॉक्टर लगे ना, डॉक्टर डेमोन्स्ट्रेट करे, डेमोन्स्ट्रेट, डॉक्टर होने का प्रिटेंड करे, वो खुद इतना डॉक्टर के करैक्टर में इन्वॉल्व ना हो जाए कि वो डॉक्टर ही लगने लग जाए। वो डॉक्टर ऐसा ना लगे कि ये डॉक्टर ही है, बल्कि ये लगे ये डॉक्टर की एक्टिंग करने आया है। वो एक्टर, दोबारा कह रहा हूं, गौर कीजिएगा, एक्टर करैक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करे, ना कि ओरिजिनल करैक्टर बन जाए। जब आप ड्रामा देखते हैं, इंडियन ड्रामा देखते हैं, what is the difference between the Pakistani drama and Indian drama? Pakistani drama is on the basis of Aristotelian technique. Indian drama is on the basis of on the basis of Brechtian technique. कैसे? आप जब भी इंडियन ड्रामा देखते हैं, एक घर की बड़ी खातून को दिखाते हैं, उसने ऐनक पहनी होती है, हालांकि वो 35 साल की लड़की होती है और एक्टिंग कर रही होती है 70 साल की लड़की की, 70 साल की औरत की। क्यों? हमें लगता तो है ये बूढ़ी औरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि बूढ़ी औरत रिप्रेजेंट हो रही है, बूढ़ी औरत डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, लेकिन बूढ़ी औरत है नहीं। ब्रैक्टन टेक्निक थी। एक औरत होती है घर के अंदर, वो सपोज भाभी है, तो उसके लिपस्टिक बहुत हैवी होती है, मेकअप फुल किया हुआ होता है और वाज़े पता चल रहा है इतना ज़्यादा मेकअप थोपा हुआ है इसने। क्यों दिखाते हैं ऐसा? ताकि आप ये कंसीडर ना करें दैट इज द ओरिजिनल कैरेक्टर, आप ये कंसीडर करें कि ये सिर्फ कैरेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला एक्टर है, एक मशीन है। उससे क्या होगा, आप कैरेक्टर की सफरिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, आप ओवरऑल स्टोरी को देखते हैं। इसीलिए इंडियन ड्रामा जिस वक्त देखना शुरू करो वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होते, आप तो कैरेक्टर की डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, बेचे ये कैरेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। क्लियर होगी बात? तो इंडियन ड्रामा बेस्ट एग्जांपल है कैरेक्टर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने की। जबकि हमारा पाकिस्तानी पुराना ड्रामा जब देखेंगे तो उसमें लगेगा कि डॉक्टर ओरिजिनल डॉक्टर है, जबकि इंडिया के ड्रामा में देखेंगे डॉक्टर प्रिटेंड करेगा ही इज डॉक्टर, या सासू माँ जो है वो प्रिटेंड कर रही होगी, नजर आ रही है ये सासू माँ बन रही है, हालांकि इतनी बूढ़ी है नहीं ये। क्लियर है ये बात? प्लॉट, प्लॉट जो होना चाहिए, ब्रैकेट कहते हैं प्लॉट एपिसोडिक, और आपस में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग एपिसोड होने चाहिए। आपस में प्लॉट के चैप्टर जो हैं, सीन जो हैं, आपस में एक दूसरे के से लाजिम मजलूम नहीं होने चाहिए, बल्कि आप हर चैप्टर, जब हर सीन नया शुरू हो या हर चैप्टर नया शुरू हो, तो उसमें बात अलग से हो, पिछली बात से उसका जुड़ाव बेशक ना हो। इसे हम कहते हैं एपिसोडिक, सेपरेट कहते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, प्लॉट जो होना चाहिए एक जिंदा जानवर की तरह होना चाहिए, जिसकी बाकायदा दुम, पेट और फिर सर हो, यानी कि बैलेंस हो, प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड हो उसका। लेकिन ब्रैकेट कहता है, वो कहते नहीं, अलग अलग पीसेस होने चाहिए। इसीलिए जब आप इंडियन ड्रामा देखते हैं, जहां से आप मर्जी शुरू कर दें वहीं से ड्रामा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें रखी सी तो तरतीब है कि हर एक चैप्टर, हर एक किस्त, हर एक सीन पिछले के साथ हल्का सा रिलेटेड जरूर है, लेकिन 100% नहीं है। आप डिपेंडेंट नहीं है, आप मजबूर नहीं है। अच्छा, जब इस तरह होता है, इसका एक बड़ा फायदा और होता है, यू ऑलवेज कीप योर आई ऑन द प्रोसेस ऑफ ड्रामा। देयर इज नो सस्पेंस, no desire for end and conclusion, just you are watching something, and जब आप कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, प्रोसेस को देख रहे होते हैं, एंड पर आपकी आंख नहीं होती, तो आप उसको एंजॉय करते हैं, उसी को सिर्फ नज़र में रखते हैं, ना कि आप ये सोचते हैं कि इसके पीछे क्या हुआ था, इसके आगे क्या हुआ था।
तो प्लाट के हवाले से आपने देखा कि वो कहते हैं प्लाट अलग अलग नहीं होना चाहिए, और प्लाट अलग अलग होना चाहिए, टुकड़ों की सूरत में होना चाहिए और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं देसी अल्फाज में बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें मिलकर एक ही काम करती हैं, ऑडियंस को स्टेज से और एक्टर से और प्लॉट से, कहानी से डिस्टेंस देती हैं। एक ही मकसद पूरा करती हैं ये सारी चीज़ें। वाई वॉन्ट डिस्टेंस, दैट इज द क्वेश्चन। जब डिस्टेंस होगा देन आप थिंकिंग करेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर डॉक्टर अगर ऐसा बिहेवियर इख्तियार कर रहा है, ब्रूट ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आप बैठे होते हैं, आप कहते हैं कि ओ इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप क्योंकि डिस्टेंस पर हैं, आपका सर जो है वो, आपका सर चेयर के साथ लगा हुआ है पीछे, आपके शोल्डर इजी हैं, नेक इजी है, आप सिर्फ प्रोसेस को देख रहे हैं और अपने कंक्लूजन देख रहे हैं, अपनी थिंकिंग बना रहे हैं। ऐसा नहीं, इसे ऐसा करना चाहिए था, ये गलत किया इसने, ये सही किया इसने, हाँ ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप उसे कैलकुलेट करते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं डिस्टेंस की वजह से। तो वो कहता है मेरा थिएटर ये डिबेट हॉल है, मेरा थिएटर डिबेट हॉल है, यहां आके लोग डिबेट करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जबकि एरिस्टोटेलियन थिएटर है उसके अंदर लोग आके सिर्फ इमोशनल होते हैं, तो ब्रैकेट के थिएटर के अंदर इमोशंस की कोई जगह नहीं है। एपिक थिएटर में ब्रैकेट ऑडियंस को प्लेयर देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, कैसे? थ्रो थिंकिंग। प्लेयर देना चाहता है थ्रो ट्रूथ, प्लेयर देना चाहता है थ्रो एक्सपीरियंस। बजाय कैथारसिस, इमोशंस, फेयर एंड पिटी के। एरिस्टोटेलियन में प्लेयर गेन की जाती है रो धोकर। ब्रैक्टियन थिएटर में प्लेयर गेन की जाती है थिंकिंग करके, एक्सपीरियंस करके, ट्रूथ को समझकर। तो ड्रामा लॉजिकली बिल्ट नहीं होता, ना ही बहुत मजबूत ड्रामा होता है, ना उसमें एडवाइस होती है, ना फिलॉसफी होती है, ना बड़े बड़े कोट्स होते हैं। ठीक है, वो लॉजिकली बिल्ड नहीं होता, ड्रामा मजबूती से बना हुआ नहीं होता, रिटन नहीं होता प्लॉट उसका। नो सस्पेंस नहीं होता। ड्रामा एपिसोडिक होता है, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, छोटे छोटे सीन होते हैं इसके अंदर। तो दैट वाज एपिक थिएटर। एपिक थिएटर के बारे में और भी बहुत कुछ हम कहेंगे। तो आपने देखा कि एंड पर कितना रेशनल इसका एंड था, इस गैलीलियो का। जब मैंने आपको स्टोरी बताई, एंड पर गैलीलियो क्या करता है? रेकेंट करता है, वो सरेंडर करता है। वाय, क्यों मौत कबूल करे? किसके लिए मौत कबूल करे? अच्छा, एक वो रिसर्च भी करे, बताए भी सही, फिर मौत भी कबूल करे, तो दैट वाज रेशनल समथिंग। सो ड्रामा के अंदर ऑडियंस कुछ चीज सीख कर जाता है घर में, और सीखता कैसे? वो खुद ही सोचता है इस चीज के बारे में। और यू बिलीव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस ड्रामा, तो मेरा यही एक्सपेक्टेशंस थी आखिर में ट्रेजेडी कैसे होती है। एंड बट दैट वाज स्ट्रेंथ थिंग कि वो ट्रेजेडी ये क्या हो गया, मैंने कहा रिकेंट कर दिया, कितना फजूल है। लेकिन जब मैंने थिंकिंग करना शुरू की तो मैं हैरान हो गया कि ओ यार दैट्स ग्रेट यार, वह क्यों एक आदमी मर जाए। कल अमेरिका और कनाडा वाले लड़ रहे थे सपोज, तो कनाडा वाले कहते थे कि जी हमारा बड़ा हीरो है, इसने इतने अमेरिकन फौजी मार दिए हैं, आज कनाडा और अमेरिका एक हो गया है, तो कहाँ गई उसकी कुर्बानी, लड़ाई कहाँ गई। कल एक शख्स था न्यूटन, उसने प्रूव करने की कोशिश की है सपोज कि हाँ जी न्यूटन ला, लोगों ने उसे मार दिया कि हाँ भी तू या मान ले कि तूने गलत कहा है या फिर मर जा। सपोज वो मर गया है और न्यूटन लॉ सही प्रूव भी हो गया है, लेकिन 20 सदियों के बाद न्यूटन लॉ को भी वायोलेट कर दिया जाता है, कहा जाता है कि ये भी गलत है,
नई थ्योरी दे दी जाती है। द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। एक चीज़ प्रूव होती है, फिर वो गलत साबित हो जाती है, फिर कोई और चीज़ प्रूव हो जाती है। तो फिर इंसान मर क्यों जाए? आज जो चीज़ आप सच कहते हैं, हकीकत कहते हैं, कल हो सकता है वो तब्दील हो जाए। कल आज हम सपोज इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, हो सकता है आज से 4 सदियों बाद पूरी दुनिया की बॉर्डर ही खत्म हो जाए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए सपोज। तो फिर क्या करेंगे? फिर कहाँ जाएंगी वो सारी लड़ाई? इंडिया ने जितने बंदे अपने मरवाए हैं वो कैसे जवाब देंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे उन हीरोज़ को? सो हमें रेशनल रवैया देना है टुवर्ड द सफरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सफरिंग ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन की सफरिंग पर कंसंट्रेट करना है। और देखें कि ड्रामा की टेक्निक में ये देखें कि उसने जब गैलीलियो को दिखाया है शुरू में वेरी डोमेस्टिक दिखाया है, जबकि इडिपस रेक्स सबने हमारे सामने आता है पंप एंड शो, एक बहुत बड़ी बला बन के आता है। जबकि इतना बड़ा साइंटिस्ट वो दिखा रहा है, और दिखा क्या रहा है कि वो नंगा ठहरा हुआ नहा रहा है, टावल मांग रहा है, और वो सीसी कर रहा है, और कह रहा है कि ओ मुझे बहुत सर्दी लग रही है, इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। और पता चलता है कि उसने दूध के पैसे देने हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो व्हाट इज दिस? तो टेक्निक के जरिए बताया गया है कि ये कोई बला फिगर नहीं होते, दे आर ह्यूमन बीइंग। तो ये ब्रैक्टन थिएटर है। ब्रैक्टन थिएटर के ऊपर बहुत सारी बातें और भी हम करते रहेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हमारा फ़ोन नंबर है 03334655 और फेसबुक, ट्विटर और स्काइप पर हमारा एड्रेस है लेक्चरर MK भुट्टा। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।